Good afternoon, everyone. हाँ भाई, सेकेंड ईयर। आज से जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है बायोलिचिंग। ठीक है, इसके बारे में कुछ टाइम पहले एक आप लोगों के में से स्टूडेंट है, उसने मुझसे बोला था, थोड़ा जान लेते हैं बायोलिचिंग के बारे में कि बायोलिचिंग होती क्या है। ठीक है, तो बायोलिचिंग को अगर मैं टू पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। कौन कौन सी? बायो एंड लिचिंग। ठीक है, तो यहाँ बायो मीन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। वही लिचिंग मीन होता है एक्सट्रैक्टिंग ऑफ metals from ore। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिएगा सेकेंड ईयर। यहाँ पर आज जो आपका नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है वो है बायोलिचिंग। ठीक है, बायोलिचिंग को अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो दो पार्ट्स में, बायो एंड लीचिंग। या बायो वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को, वही लीचिंग मीन हो जाता है एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स फ्रॉम ओर। ठीक, अब यहाँ पर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक, वो होता है जनरली आपका माइक्रोब। माइक्रोब कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो आप लोगों को बताए जाएंगे। तो माइक्रोब तो यहाँ पर कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहने की बात ये है कि बायोलीचिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी माइक्रोब के थ्रू, ठीक है, किसी माइक्रोब का यूज करते हुए हम किसी और में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि हमारे एनवायरमेंट में कोई भी मेटल जो है वो कभी भी प्योर मेटल की फॉर्म में नहीं मिलता है। पता है ना, प्योर मेटल कभी नहीं मिलता आप लोगों को अपने एनवायरमेंट में। वो हमेशा किस चीज के फॉर्म में मिलता है? वो मिलता है आपके ओर के फॉर्म में। आप लोगों को पता है और क्या रहता है? और मीन होता है, अगर मैं ये बताऊं तो और को बोलते हैं हम अयस्क। ठीक है, और में बहुत सारी चीजें रहती हैं इसमें। अब उसमें से हमें क्या चाहिए होता है? प्योर मेटल चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर और में से जो प्योर मेटल हमें चाहिए होता है उसके लिए बहुत सारी टेक्निक्स होती है। ठीक है, लेकिन हमें जो टेक्निक्स होती है उनका यूज ना करते हुए, क्योंकि वो जो टेक्निक होती है जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, और में से प्योर मेटल्स लेते हैं, वो टेक्निक बहुत ज्यादा खर्चीली होती है, बहुत ज्यादा उसमें पैसा वेस्ट होता है। तो इसलिए हम लोग जनरली किसका यूज करते हैं? हम लोग उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए, प्योर मेटल को प्राप्त करने के लिए, एक्सट्रैक्ट करने के लिए जनरली हम यूज करते हैं किसी माइक्रोब का। किसका यूज करते हैं हम? माइक्रोब का यूज किया जाता है। और ये जो प्रोसेस होती है जिसमें हम किसी माइक्रोब का यूज करते हुए किसी और में से हम क्या चीज प्राप्त करें, क्या चीज एक्सट्रैक्ट करें? किसी प्योर मेटल को। तो वही प्रोसेस हमारी क्या कहलाई जाती है? बायोलिचिंग। क्लियर है बायोलिचिंग क्या होती है? ठीक है, तो जरा अब एक काम करते हैं, थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो मिट्टी होती है, ठीक है, उसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, और मिट्टी में ही ये जो सॉइल होती है उसी में माइक्रोब्स भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ 1 ग्राम सॉइल में माइक्रोब जो है वो अप्रोक्स 10⁵ टू 10⁶ तक होते हैं। कैन यू इमेजिन दैट कि माइक्रोब कितने हो सकते हैं भाई? 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम सॉइल में इस हद तक माइक्रोब प्रेजेंट रहते हैं। तो अब हम करते क्या है, हम हमारे स्पेसिफिक माइक्रोब की वजह से ही हम क्या कर पाते हैं, हम बायोलिचिंग की प्रोसेस कर पाते हैं। ठीक है, इसमें जो हम जनरली यूज करते हैं वो होता है माइक्रोब थायोऑक्सीडेंट्स की जितनी स्पीशीज होती हैं, ठीक है, हम उनको
या फिर थायोबेसिलस की जितनी भी स्पीशीज होती हैं उनको हम जनरली यूज करते हैं। जैसे थायोबेसिलस ऑक्सीडेंस मिल जाएगा आपको, थायोबेसिलस फेरोऑक्सीडेंस मिल जाएगा, या फिर आप कहीं कहीं पर आप उसका भी नाम पढ़ेंगे, सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी का भी नाम। ठीक है, तो ये आप लोगों की बुक पर भी डिपेंड करता है कि कौन कौन सी बुक में किस, क्योंकि भाई हर एक मेटल सारे उससे नहीं मिल सकता, हर चीज के लिए अलग अलग रहता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं कॉपर की, ठीक है, तो कॉपर के लिए जो जनरली होता है वो होता है थायोबेसिलस फेरेडिन, ठीक है, या फिर थायोबेसिलस ऑक्सीडेंस। तो इन्हीं सब चीजों से हम क्या चीज एक्सपेक्ट करते हैं, कॉपर मेटल को हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बायोलिचिंग क्या होती है, बायोलिचिंग में हमें करना क्या होता है, किस तरीके से हम उसको एक्सट्रैक्ट करना। अब सिर्फ हमारी प्रोसेस रह जाती है, मेथडोलॉजी रह जाती है। तो मेथडोलॉजी के लिए सबसे पहले हम करते क्या है क्लास, जो हमारा और होता है, ठीक है भाई, आपके जितने माइक्रो प्रेजेंट हैं, ठीक, अगर आप वहां पर उनको जांच भी करते हैं तो आप उनकी प्रेजेंस की वजह से ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये माइक्रो प्रेजेंट है बहुत ज्यादा संख्या में, इट मीन यहाँ पर इस टाइप का मेटल हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ पर एक तो ये इंडिकेटर के तौर पे काम करते हैं माइक्रोब जो है, ठीक है, एक तो ये माइक्रोब जो होते हैं एज अ इंडिकेटर काम कर रहे हैं। इंडिकेटर के टाइप पर ही क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो आपका एस होता है, मतलब और जो होता है, ठीक है, और में हम सबसे पहले यूज करते हैं वाटर। ठीक है, उसमें हम और पर से क्या करेंगे, हम वाटर डालते हैं, जिसकी वजह से कुछ आपका जो और है वो कैसे होते हैं, सॉल्युबल स्टेट में होते हैं। तो सॉल्युबल और जो होंगे या सोल्यूबल मेटल्स जो होंगे वो क्या कर जाएंगे, वो नीचे आपके एक्सट्रैक्ट कर जाएंगे, एक्सट्रैक्ट हो जाएंगे, और कुछ आपके जो और हैं वो साइड से प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर हमने क्या किया था, जो हमारा और है उसमें हमने सबसे पहले वाटर का यूज करते हुए जो सॉल्युबल आपके मेटल्स थे उनको हमने नीचे की तरफ क्या कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, बाकी के जो और था या बाकी के जो इनसॉल्युबल मेटल थे वो एक तरफ प्रेसिपिटेट हो गए, जिनका हम अलग से क्या करेंगे, उन्हें हम उसमें से मेटल्स का फॉर्म करेंगे। वहीं पर जो सॉल्युबल और होता है या सॉल्युबल मेटल जो होता है उनमें हम आगे की अपनी प्रोसीजर फॉलो अप करते हैं। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो है वो आप कॉपर में ले सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं बायोलीचिंग की क्लास, तो सबसे पहले इसके बारे में 1950 में जिक्र मिला है। 1950 में बायोलीचिंग के थ्रू किसका, कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया गया था ओर से। ठीक है, तो सबसे पहले 1950 में जिक्र मिलता है बायोलीचिंग के थ्रू, उससे पहले हम लोग ये सब चीजें नहीं जानते थे। तो चलो पहले से कुछ एक रिएक्शंस देख लेते हैं जिसके थ्रू आप लोग इजीली समझ सकते हैं कि हमें करना क्या होता है। जी,
हाँ भाई, जरा ध्यान दीजिएगा, सेकेंड ईयर। इसमें हम सबसे पहले क्या कराते हैं, ये आपकी तीन रिएक्शन लिखी हुई है, इसमें जरा ध्यान दीजिए, एक सेकेंड। हाँ भाई, यहाँ पर ये 3 रिएक्शन मैंने लिख कर दी है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। ठीक है, इसमें करते क्या है, सबसे पहले इसमें हम एक माइक्रोब का यूज करेंगे, और माइक्रोब जो इसमें रहता है वो होता है थायोबैसिलस थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस। ठीक है, अब ये क्या काम करता है यहाँ पे, थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस। सबसे पहले जो आपका FeS2 होता है, भाई देखिए ये तो पूरा केमिस्ट्री बेस्ड है, इसमें कुछ टर्म्स अगर मेरे ऊपर नीचे हो जाए तो आप लोग बहुत ध्यान मत देना, सिर्फ और सिर्फ अपने रिएक्शंस पे फोकस करना। ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें आपकी केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से वो कर सकती हैं, वो बोलते हैं क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका FeS2 है, ठीक, वो क्या करता है, सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज की प्रोसेस में जाता है, और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो होती है वो कौन करेगा, वो आपका माइक्रोब करता है। तो सबसे पहले जो आपका ओर है, ठीक है, उसमें ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, और ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस होती है क्लास, वो एक माइक्रोब के थ्रू होती है, जो अभी बताया था। ठीक है, थायोबैसिलस फेरोक्सीडेंस। तो ये क्या काम करता है, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस के बाद ये टूटता है आपका Fe3 पॉजिटिव आयन में, और साथ में ये जो यहाँ पर आपका सल्फर है, ठीक है, ये जो फ्री सर्कल है, वो आपके यहाँ पर जो H आयन जो प्रेजेंट रहेंगे उनके साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, ये सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है क्लास, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्चुअली। ये इंपॉर्टेंट कैसे होता है, जितना ज्यादा आपका सल्फ्यूरिक एसिड होगा और वहां का पीएच जो है वो उतना ही कम होगा। ठीक है, जनरली करते क्या है, हम हमारे ओर में से पीएच वैल्यू कम करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम वहां पर उतना ही ज्यादा सल्फ्यूरिक एसिड का वो यूज करते हैं। ठीक, कोई एसिड है तो एसिड हम जितना ज्यादा डालेंगे उतना ही उसमें एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो मतलब जो पीएच का मान है वो उतना ही ज्यादा कम हो जाएगा। ये तो पता है ना, जो पीएच होता है वो 7 जो होता है वो तो न्यूट्रल रहता है, उससे ऊपर क्या होता है, जैसे 1 to 7 जितना रहेगा वो तो एसिडिक में जाएगा, और 7 से जितना बाकी का रहेगा 8 9 10 वो सारा बेसिक में जाता है। यहाँ तक तो आप लोगों का भी क्लियर है। ठीक है, तो पीएच का मान हम कम रखने के लिए ही हम क्या करेंगे, हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करेंगे। क्यों, क्योंकि ये खुद भी तो एसिड है, हम जितना ज्यादा एसिड हम यूज करेंगे उतना ही हमारा पीएच का मान जो है वो कम होता जाएगा, 654 इस तरीके से एसिडिक होती जाएगी भाई, क्योंकि हम यहाँ पर किस चीज का यूज करेंगे, अपने सल्फ्यूरिक एसिड का। तो यहाँ पर हमारी पूरी प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है आपकी, सल्फ्यूरिक एसिड। तो जनरली समझिएगा कि आपका FeS2 जो आपका ओर होता है उसमें सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है जो किसी माइक्रोब के थ्रू होती है, और वो किस में तोड़ देता है, FeH3 गैस में, और साथ में आयन, एक तो आयन में तोड़ता है, और साथ में सल्फ्यूरिक एसिड, और साथ में कुछ आपका सल्फर जो है वो फ्री स्टेट में रहता है। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो आपका क्यूप्रस सल्फाइड होता है, ठीक है, ये CuS, ये क्यूप्रस सल्फाइड आपके इन्हीं के साथ, ठीक है, इन्हीं के साथ फिर कंबाइन करेगा, रिएक्ट करेगा, और किस क्या बनाएगा आपका कॉपर सल्फेट, और साथ में कॉपर सल्फेट और आपके आयरन जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, इन आयरन मॉलिक्यूल के अलग होते ही साथ में आपका सल्फर और 2H आयन भी अलग हो जाते हैं। अब ये ही चीज जो है, ठीक है, जो CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट जो है वो आगे आपकी आपकी इन्हीं सब चीजों से रिएक्ट करते हुए किसमें कन्वर्ट होती है, आपकी कॉपर सल्फ्यूरिक में कन्वर्ट होती है। जैसे ये देखें H2SO4 है, ठीक है, तो ये H2SO4 जब आपका कंबाइन करेगा इन्हीं सबसे तो क्या चीज बनेगी, देखिए अभी थोड़ी देर पहले बताया था H2SO4 इंपॉर्टेंट है आपके इसमें,
तो यहाँ पर H2SO4 और Fe के साथ आयरन आयन के साथ जब ये कंबाइन करेगी तो क्या बनाती है आपके ये, और आपको मिल जाता है कॉपर। हमें यहाँ क्या चाहिए था, हमें यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर रहे थे आपका मेटल ऑफ कॉपर। कॉपर मेटल जो है वो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे थे। तो देखिए यहाँ पर आपको जो आपका कॉपर मेटल था वो आपके इसमें से ऑक्सीडेशन की प्रोसेस से अलग हो जाता है, ठीक है, और आपको क्या मिलता है, एक तो FeSO4 साथ में आपका कॉपर मिलता है। क्लियर है। एक चीज और क्लास, यहाँ पर ये जो कॉपर होता है, ठीक, यहाँ पर ये जो कॉपर है ये आपको किस उस वे में मिलेगा, ये आपको मिक्स्ड वे में मिलेगा। यहाँ से जो आपको ये प्रोसेस मिली है, ठीक है, वो आपको प्योर मेटल ना मिलते हुए आपको ये चीज आगे और प्रोसेसिंग से गुजारनी पड़ती है, जिसकी वजह से आप वहां पर कॉपर का प्योर स्टेट प्राप्त कर सकते हैं। मतलब प्योर मेटल जो है वो आपको आगे की प्रोसेस आपको उसमें से एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो बायोलीचिंग में हम जनरली करते क्या है, सिर्फ और सिर्फ हमारे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम और थ्रू माइक्रोब्स, ठीक है, उसी को प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं, बायोलीचिंग के नाम से जानते हैं, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बायोलीचिंग जो होती है वो आपकी किस बेस पर होती है, सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स के बेस पर होती है। इसमें भले ही पैसा कम लगता है क्लास, लेकिन इसमें टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। टाइम ज्यादा लगने की मतलब है कि जैसे हम लोग नॉर्मली किसी और उससे करना चाहें एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, तो उसमें टाइम बहुत कम लगेगा, पैसा थोड़ा ज्यादा लगेगा, लेकिन इसमें पैसा कम लग रहा है क्योंकि इसमें हमें कुछ चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ माइक्रोब की रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन इसमें टाइम जो है वो बहुत ज्यादा लग जाता है। इसमें 24 मंथ्स तक लग जाते हैं और कभी कभी उससे भी ज्यादा। भाई ये तो आपके एनवायरमेंट पर डिपेंड करता है। सपोज करो अगर वहां का एनवायरमेंट जो है वो माइक्रोब्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो क्या होगा, ये जो आपका एक्सट्रैक्टिंग ऑफ मेटल्स का जो प्रोसीजर है वो उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा टाइमिंग। तो इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा है, भले पैसा थोड़ा सा कम लगता है, ठीक है। तो बायोलिचिंग आती है क्लास, उसमें मैंने आप लोग यहाँ के पेपर नहीं देखे इतने, आप लोग थोड़ा देखकर बताइएगा बायोलिचिंग आती है आप लोग एग्जाम में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये चीज क्लियर होती है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो यहाँ याद रखनी है क्लास, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ रिएक्शन याद रखनी है कि फेरस सल्फेट किस तरीके से बनता है और फेरस सल्फेट आगे चलकर किस तरीके से H2SO4 के साथ कंबाइन करके किस तरह से क्या काम करता है, ठीक है। तो मेन जो है आपका H2SO4 रहता है, जिसकी वजह से आपका जो पूरा आपका जो सॉल्यूशन रहता है वो कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा आपका H2SO4 आप उसमें करेंगे इन्वॉल्व, उतना ही पीएच लेवल जो है वो उतना ही कम होता जाएगा। ये तो सबको पता है, ये बताया था ना आपका पीएच लेवल किस तरीके से कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपका बायोलिचिंग खत्म होता है। तो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। वैसे सेकेंड ईयर तो टाइम है। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है MCA, ठीक है। इसका मतलब होता है इसमें अब ज्यादा टॉपिक नहीं रह गए सेकेंड ईयर इस बुक में, ठीक है। तो अब इसका मतलब है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी क्या होती है, आप लोगों ने इसके बारे में पहले भी थोड़ा सा पढ़ा हुआ है जब आपको सेक्शन ए बताया गया था इम्यूनोलॉजी में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में, ठीक है। तो पहली बात तो ये सेकेंड ईयर कि आप लोगों को कोई भी परेशानी होती है, देखिए ज्यादा से ज्यादा ये बुक अब हार्डली मंडे तक जाए तो जाए, उससे ज्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। तो आप लोगों को जितना भी बताया गया है सेक्शन A, B, C में जितने भी टॉपिक आप लोगों के क्लियर करवाए गए हैं, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई परेशानी होती है कि जो चीज आप लोगों को समझ ना आई हो,
ठीक है, चाहे वो सेक्शन ए हो, बी हो या सी हो, आप लोग एक बार बताइएगा जरूर, जिससे अगर भाई बुक बंद करने से पहले आप लोगों के वो टॉपिक जो है वो क्लियर हो जाए, क्योंकि आप लोगों के पास और तो खैर कुछ है नहीं, लिखना वगैरह का तो काम है नहीं, वो तो आप तक नोट्स वैसे ही पहुंच रहे हैं, लेकिन कम से कम समझने का काम जो है वो आप इजीली कर तो लें। ठीक है, तो कोई परेशानी आती है तो बताइएगा, क्योंकि बुक बंद करने से पहले एक बार उनको रिवाइज करा देते हैं, इसलिए पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई परेशानी आती है तो बताइएगा। तो चले हम अपने टॉपिक की तरफ लौटते हैं। हमारा टॉपिक है मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में। तो एंटीबॉडी, ये तो आप जानते हैं एंटीबॉडी क्या होती है। अगर हम बात करें कोई भी एंटीजन, ठीक है, एंटीजन क्या होते हैं, एंटीजन कोई भी फॉरेन पार्टिकल हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी माइक्रोब हो, प्रोटोजोआ हो, कोई पैरासाइट, कुछ भी हो सकते हैं एंटीजन। ठीक है, जैसे ही वो किसी भी होस्ट की बॉडी में एंट्री करते हैं, ये सपोज कीजिए ये होस्ट है आपका, तो ये जैसे ही एंट्री करते हैं तो ये होस्ट की बॉडी, ठीक है, होस्ट की बॉडी क्या करेगी, ये एंटीबॉडीज का सिक्रेशन करना स्टार्ट करेगी। आप लोगों को जनरली पहले भी बताया गया था कि जो एंटीबॉडीज का सिक्रेशन है ये किस कौन करता है, लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स करती हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट सेल्स जो होती हैं वो भी 2 टाइप्स की बताई थी आपको, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, अभी टी लिम्फोसाइट जो होती है वो कभी भी एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन नहीं करती है, उनमें से कौन करती है, सिर्फ और सिर्फ बी लिम्फोसाइट्स जो होती है वो ही एंटीबॉडीज बनाती है। तो कहने की बात ये है कि जैसे ही कोई एंटीजन बॉडी में एंट्री करता है तो वहां पर उसकी बॉडी में जितनी भी आपकी बी सेल्स प्रेजेंट होंगी, बी सेल्स मतलब बी लिम्फोसाइट सेल्स, वो क्या करेंगी, एंटीबॉडीज का सिक्रेशन स्टार्ट कर देंगी। ठीक है, लेकिन जब ये एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है क्लास, तो होता क्या है, यहाँ पर एंटीबॉडीज कितने टाइप्स की होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी एंटीबॉडीज बनना स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे सबसे पहले जो आपकी एंटीबॉडी बनेगी वो होती है आपकी आईजीएम, भाई वही तो आती है सबसे पहले, उसके बाद आईजीजी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत टाइप्स की आपकी एंटीबॉडीज आ जाती हैं। मैं यहाँ पर एसेट्रा और लिख देती हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ एक टाइप की एंटीबॉडी ना आते हुए बहुत ज्यादा टाइप की एंटीबॉडीज आ जाती हैं। और जब ये ज्यादा टाइप की एंटीबॉडीज भी ज्यादा हैं और साथ में जैसे एंटीजन पर जो वो होते हैं डिटर्मिनेंट प्रेजेंट रहते हैं, जो एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट, उनमें हम क्या बोलते हैं, एपिटॉप, है ना, एपिटॉप बोलते हैं ना। तो ये जो एपिटॉप के लिए इन सभी पर क्या क्या प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट टाइप के पैराटॉप। तो ये जो प्रोसेस होती है जहां पर डिफरेंट टाइप की आपकी एंटीबॉडीज भी हैं और उन पर क्या चीज प्रेजेंट है, डिफरेंट टाइप के पैराटॉप, तो ये जो प्रोसेस होती है ये कहलाती है पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। क्या कहलाती है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी कहलाती है, क्योंकि पॉली वही होता है ज्यादा, और एंटीबॉडी क्लोनल मीन तो पता ही है काफी टाइप्स की। तो यहाँ पर पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी से मतलब है जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज हैं जिन पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैराटॉप प्रेजेंट है। ठीक है, तो होता क्या है, हमारे पास हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, लेकिन हमें क्या मिला है, पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी। तो ये इसकी तो हमें रिक्वायरमेंट थी नहीं। तो जनरली क्या होता है कि किसी भी इंसान को कोई एक बीमारी होती है तो एक पर्टिकुलर एंटीजन की वजह से होती है, राइट। अगर हमें उस एंटीजन के अगेंस्ट सिर्फ और सिर्फ भाई आप लोगों को बताया था कि जो एंटीजन होता है उसको जो एपिटॉप लगे रहते हैं तो वैलेंसी बहुत ज्यादा होती है, मतलब
जो एंटीजन होता है वो मल्टीवैलेंट होता है, यही बताया था। एंटीजन कैसा होता है, मल्टीवैलेंट होता है, जबकि जो आपकी एंटीबॉडीज होती हैं वो बाईवैलेंट होती हैं। तो कहने की बात यहाँ पर ये है सेकेंड ईयर कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीवैलेंट एंटीजन के लिए हमें एक ही टाइप की एंटीबॉडीज पर एक ही टाइप के पैराटॉप की रिक्वायरमेंट है। समझ रहे हैं आप? मोनोक्लोनल से मतलब होता है कि हमें वन ही टाइप की एंटीबॉडीज की रिक्वायरमेंट है जिन पर वन ही टाइप के क्या प्रेजेंट हो, पैराटॉप। लेकिन हमें चूंकि कोई भी एंटीजन नॉर्मली एंट्री करता है तो वहां पर एक ही टाइप के तो मोनोक्लोनल तो होता नहीं है, वहां पर जो सिक्रेशन होता है एंटीबॉडीज का वो पॉलीक्लोनल होता है, राइट। पॉलीक्लोनल हो जाता है ना, क्योंकि वहां पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके एंटीबॉडीज आ जाते हैं जिन पर पैराटॉप प्रेजेंट रहते हैं। तो हमें ये सब नहीं चाहिए। हमारा जो मेन पर्पस है यहाँ पर, अब हमारा सेक्शन जो है बायोटेक्नोलॉजी चल रहा है, तो यहाँ पर जो हमारा पर्पस है वो है मेडिसिन से रिलेटेड। हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा जो एंटीबॉडीज है वो हमारी नॉर्मली एंटीबॉडीज ना होकर एज अ मेडिसिन का काम करे, ठीक है। जैसे एक पर्टिकुलर एंटीजन के लिए हमें पर्टिकुलर एंटीबॉडी ही चाहिए जिन पर एक पर्टिकुलर पैराटॉप प्रेजेंट हो, क्योंकि एक एपिटॉप के लिए उसी के स्पेशल टाइप के ही पैराटॉप होंगे, तभी वो कंबाइन कर देंगे, राइट। यहाँ तक तो आप लोगों को सेक्शन ए में बताया था, क्लियर होगा। अच्छा, अब जनरली होता क्या है, ये बी सेल्स जो होती हैं ये जो बी सेल्स होती हैं क्लास, ये एंटीबॉडीज का जब सीक्रेशन करती है, ठीक है, तो करती क्या है कि अच्छा सेकेंड ईयर डिजाइन कर लीजिएगा पहले हम।